इन लोगों पर जज़िया लगा था, किसी एक को भी फ़ोर्स नहीं किया गया कि वो इस्लाम कबूल करे। ना किसी को मारा गया, किसी की परसिक्यूशन की गई मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर, सिंध के अंदर। दूसरी चीज़, उसने ये कह रहा है, हिस्टोरियन ये कह रहा है कि उनको परमिशन दी गई कि अपने खुदाओं की पूजा कर सकते हैं और किसी को अपने रिलिजन, अपने धर्म को फ़ॉलो करने से नहीं रोका गया। दे मे लिव इन देयर हाउसेज़ इन व्हाटएवर मैनर दे लाइक, जिस तरह अपने घरों के अंदर रहना चाहते हैं रहें, उनको किसी तरह नहीं रोका जाएगा। लो जी, ये बात लिखी हुई है। तो किस बुनियाद पर कह सकते हैं हाँ जी, तो किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि जनाब जिज़्ये की बुनियाद के ऊपर बड़ा ज़्यादा जनाब मामला किया गया? बाय द वे मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर मुबारक अली ने अपने इन एसेज़ के अंदर ये बात भी लिखी हुई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसी किस्म का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया था। किसी किस्म का एक्स्ट्रा टैक्स जो है मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था, अकॉर्डिंग टू मुबारक अली साहब की पूरी डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं। ये जी दूसरा सवाल आने लगा है। ये द सवाल सुनिएगा। करते हैं कि ये जो जहाज़ था जो कि पकड़ा गया, मुबारक अली साहब ने दूसरा एतराज़ उठाया, उसको कोट कर रहे हैं। इसको सुनना ज़रा, बड़ा मज़े का एतराज़ है ये। बहुत मज़े का एतराज़ है, इसको सुनें। ये मुबारक अली साहब सवाल करते हैं कि ये जो जहाज़ था जो कि पकड़ा गया श्रीलंका से जो आ रहा था, ये इतनी जल्दी ख़बर बसरा तक कैसे पहुंच गई है ख़ातून की? वो ये भी सवाल करते हैं कि ये सर्वाइवर्स ने मैसेज भेज कैसे दिया हजाज बिन यूसुफ को कि हम इस जहाज़ में फंसी हुई हैं, हमें बचा लो? कैसे चला गया, नहीं पता। लो जी, कैसे चला गया नहीं पता। इतनी जल्दी उन औरतों का ये पैगाम पहुँच कैसे गया? ये सवाल किया है सैयद मुज़म्मिल साहब ने। उनको जवाब देते हैं कि ये पहुँचा कैसे? ठीक है ना? ये हमें आपने बताना है कि ये पहुँचा कैसे? ये आप हमें बताएँगे। अभी हम आपसे पूछते हैं। ठीक है ना? हुँ, ये हम आपसे पूछेंगे। ये हम दिखाते हैं आपको। एक मिनट ज़रा रुकिएगा, क्योंकि ये देखें जी, असल में मैं फ़ोन से भी पढ़ता रहता हूँ ना, तो फिर लैपटॉप से भी डाउनलोड करता हूँ, तो 2 दूस डिफरेंट एडिशंस हैं, जो सामने आते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। ये कहाँ से आ रहा था? अच्छा जी। यहाँ असल में मुझे वो सामने था मेरे, एकदम गायब हुआ है, तो उसको मैं रुकें ज़रा 1 मिनट। हाँ जी, आ गया जी। देखो जी, सॉरी फॉर द डिले दोस्तों।
प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन बताने लगे हैं पैगाम कैसे पहुंचता था औरतों का, और इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया जहाज का, ठीक है ना। तो ये हम उनसे पूछते हैं। देखें जी, ये इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री है, पेज नंबर 142, ठीक है। ये देखें जरा कैसे पहुंचता था। नॉट सेटिस्फाइड विद दीज अरेंजमेंट्स, हज्जाज बिन यूसुफ को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई मोहम्मद बिन कासिम की अरेंजमेंट से, सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसने इतना एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बनाया इन ऑर्डर टू सुपरवाइज द होल एक्सपीडिशन, यहां तक के वो बसरा में बैठकर पूरी एक्सपीडिशन को सुपरवाइज कर रहा था। इट इज सेड दैट सच वाज द पोस्टल सिस्टम दैट अ लेटर टुक 3 days टू रीच फ्रॉम बसरा टू सिंध। महीनों का सफर जो है, हफ्तों का सफर जो है, वो 3 दिन में हो रहा था बसरा से सिंध में। द रिजल्ट वाज दैट हज्जाज प्रेजेंस वाज फेल्ट इन द आर्मी कैंप एंड नो एक्शन वाज टेकन विदाउट हिज इंस्ट्रक्शंस। लो जी, आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन कह रहे हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ इतना शानदार जनाब उसने कम्युनिकेशन का सिस्टम खड़ा कर दिया था कि बात 3 दिन में पहुंचती थी सिंध से बसरा में। सिंध से ऑल द वे बसरा के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ के पास खबर 3 दिन के अंदर पहुंचती थी टक करके, और ऐसे लगता था जैसे हज्जाज आर्मी कैंप के अंदर मौजूद है, इतनी इंस्ट्रक्शन वो दे रहा था। तो आप मुझे बताएं कि अगर हज्जाज के पास ये कम्युनिकेशन का सिस्टम मौजूद था तो वो औरतों की बात जनाब क्यों नहीं पहुंच सकती 3 दिन के अंदर, क्यों नहीं पहुंच सकती, क्या दिक्कत है उसमें। ये सवाल आपका बेसिकली ब्लंडर था। मेरी स्क्रीन नजर आ रही थी, ओहो हो, मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं की हुई, स्क्रीन ही शेयर की हुई, दूसरी करनी थी। देखो जी, स्क्रीन शेयर नहीं थी, मैं शेयर करके पढ़ रहा हूँ सारा, चेक करो मेरा हिसाब लगाओ। ये देखें जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली मुजम्मिल साहब का इतराज ये है कि जनाब उन्होंने इतनी जल्दी औरतों की बात कैसे पहुंच गई और उनको कैसे पता चल रहा था इतनी जल्दी कि जनाब शिप लूटे गए हैं तो फलाना है। पेज 142 इन द शेडो ऑफ हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि जो हज्जाज था वो मोहम्मद बिन कासिम की अरेंजमेंट से जब सेटिस्फाई नहीं हुआ, ही ऑर्गेनाइज्ड अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उसने बड़ा तेज तरार जो कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया इन ऑर्डर टू सुपरवाइज द होल एक्सपीडिशन, सारी जंग को डील करने के लिए। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट सच वाज द पोस्टल सिस्टम, कि इतनी तेजी से पैगाम रसानी होती थी, दैट अ लेटर टुक 3 days, के खत को 3 दिन लगते थे, सिर्फ सिर्फ 3 दिन। उस टाइम पर ये बात बहुत तेज है, रैपिड इंफॉर्मेशन है। दैट अ लेटर टुक 3 days टू रीच फ्रॉम बसरा टू सिंध। इसको समझ रहे हैं ना आपने, तो आज के दौर में समझ लें। आज के दौर में ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए 3 वर्किंग डेज बोला जाता है, 4 वर्किंग डेज बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। आपका वीजा जनाब 3 वर्किंग डेज में आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स 3 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएंगे, बोलते हैं ना 3 वर्किंग डेज। इस तरह समझ लें कि 712 के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐसा कम्युनिकेशन पोस्टल सिस्टम बनाया था कि बस सिंध से बसरा तक इंफॉर्मेशन 3 दिन के अंदर जाती थी और बसरा से सिंध के अंदर इंफॉर्मेशन 3 दिन के अंदर आती थी। तो औरतों की बात क्यों नहीं पहुंच सकती 3 दिन के अंदर, क्यों क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। हाँ, चौचनामा के अंदर तो लिखा हुआ है कि पहुंचाया लोगों ने, ठीक है। इस बात का भी जवाब हो गया कि ये कह रहे थे कि जनाब मुबारक अली साहब ने एतराज किया, मुबारक अली साहब ने खुद जवाब दे दिया है उस बात का। जी, आगे चलें। कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेजन था, क्योंकि अगर ये टेरिटरी आपके पास आएगी तो फिर बहुत बड़ा एक ख़जाने का मुंह खुल सकता है आपके लिए, तो इसीलिए जिस तरह से रियासतें करती हैं वही सब था। इसके बाद में यही सब आपको अ पेज फ्रॉम हिस्ट्री मुबारक अली की किताब में मिल सकता है, जो वो इन्हीं सारे वाक़यात को रेफ़र कर रहे हैं, सारी सूरत। पेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के इशू के ऊपर ज्यादा बात ही नहीं हुई। ये जो मैंने 2-3 पेज आपको दिखाया ना, अब पेज फ्रॉम हिस्ट्री के मैं पूरी की पूरी बुक को खंगाला मैंने। ज्यादा से ज्यादा ये बात की गई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से हज्जाज के साथ कम्युनिकेट करके सारे मामला, बेसिक बेसिक थीम है। राजा दाहर के बारे में बात ही नहीं की हुई उसके अंदर ज्यादा।
ख्याल में राजा दाहिर के अंडर जो सिंध की हालत ज़ार हमें बताई जाती है उससे बिल्कुल अपोजिट थी। 695 लो जी, ये चेक करते जाए राजा दाहिर साहब के गीत, सुनते जाएं इनके। और सोर्स क्या है जी? सोर्स है ट्रस्ट मी सर, से 712 तक का रूल था, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज को सिंध में रिवाइव किया उन्होंने। किधर है टेक्स्ट, किधर है? संस्कृत को रिवाइवल किया तो वो बुक्स किधर हैं जो राजा दाहिर के जमाने में लिखी गई? है कोई हिस्ट्री? हाँ है। रॉयल कोर्ट जो है वो हब बन गई स्कॉलर्स का, फिलोसोफर्स का, लिटरेचर पढ़ने वालों का, ग्रामर का, इंटेलेक्चुअल्स का, ग्रामर्स का, लिटरेचर पढ़ने वालों का, एकेडमिक्स का ग्लोबल हब बन गई। किधर है वो हिस्ट्री? चर्चनामा से पहले आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासम और अरब के आने से, मुस्लिम्स के यहां पर आने से पहले ये तो सिंध के अंदर हिस्ट्री लिखने का रिवाज ही नहीं था। किधर है वो हिस्ट्री? किधर है वो रिवाइवल? किधर है वो पूरे का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट्स और सारी डिटेल्स उन किताबों की? इसके अलावा सिंधी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए राजा दाहिर के अंडर काम हुआ। किधर है वो लिटरेचर? एथनिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज को जगह दी गई। अच्छा, जगह दी गई एथनिक माइनॉरिटीज को। मुबारक अली साहब लिखते हैं, मुबारक अली साहब लिखते हैं कि ब्राह्मण ने हाथ उठाकर कहा इनकी मंजी ठोको, वो सामने जो झंडा लगा है उतारो, इनको ले जाओ। खुद जो वहां के मिनिस्टर हैं वो आकर तरले लेते हैं, हमें बचा लो, हम तुम्हारे आगे लेट गए हुए हैं। अभी खुद अपनी जुबान से बोला है कि बुद्धिस्ट नाराज थे चर्च की वजह से राजा दाहिर से, तो राजा दाहिर उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाया? दोबारा लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाया? ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट को राजी क्यों नहीं कर पाया अगर राजा दाहिर इतना एक्सपर्ट था? अभी खुद अपनी इस वीडियो के अंदर बोला है कि बुद्धिस्ट नाराज थे कि हमसे ज्यादती हुई है। प्लूरलिज्म के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया गया। चलो जी, प्लूरलिज्म के तकाजे ये पूरे किए गए कि आउटलाज और बैंडिट्स और पायरेट्स को भी जगह दे दी गई। इतना प्लूरलिज्म था कि फोर्ट ऑफ अरोर के अंदर से वो निकले, अकॉर्डिंग टू चर्चनामा। जिन लड़कियों को अगवा किया गया था श्रीलंका के करीब और देबल के करीब से, पोर्ट से, वो वहां से मिले। इतना प्लूरलिज्म था कि डाकुओं को भी पनाह दी हुई थी। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, कल्चरल सेंटर्स बनाए गए, कितने ने और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी बनी। लेकिन बताया क्या जाता है, स्कूल और यूनिवर्सिटी कौन सी बनी भाई? कौन सी बनी? पंजाब कॉलेज है? केड़ी? कौन सी बनी? बारबरिज्म का दौर था, इसीलिए बचाना पड़ा बाहर से आके। क्या वजह है कि आज तक हम बहुत सी जगहों पे बाबर को, औरंगज़ेब को, गजनवी को, गौरी को अपने सर से नहीं उतारते? लोकली यहाँ पे कोई सन ऑफ द सॉयल हो, मुसलमान भी हो बेशक, नहीं ऑन करेंगे उसको। अच्छा, टीपू सुल्तान की दफा तो चीखें निकलती हैं, सन ऑफ सॉयल भी हो। कैसे रहमत भाई, वो बीजेपी की चीखें निकलती हैं सन ऑफ सॉयल पे, टीपू सुल्तान पे। वो इनकी अपनी निकलती हैं अमर भाई, इनकी अपनी निकलती हैं। ये सन ऑफ सोयल की बात करें, ये हमारे जितने हमारे साथ जो ज्यादतियां होती हैं कि ये लोग नीचे और फलां फलां पता नहीं किस किस की बातें करें तो इनको कोई मसला नहीं होता। हुर्रियत की बातें करें तो चे गुवेरा और ये वो, मैं सिर्फ ये मुजम्मिल साहब की बात नहीं कर रहा, मजमूई तौर पे जो सेकुलर्स का तबका है। कभी आपने राय अहमद खान खारुल जैसे लेजेंड का नाम इनके मुंह से सुना? सन ऑफ द सोयल तो वो है ना, करें बात। लेकिन चूंकि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ क्याम किया हुआ था जहां से आपकी जो फिक्र है वो आपको खैर में मिलती है, तो वहां पे आपकी जुबानें कुंग हो जाती हैं। असल इस आदमी का जो मसला है ना आमिर भाई, इसको एक बड़े पर्टिकुलर सोर्स से आती है व्यूअरशिप। वो आपने ये कमेंट्स में देखें तो आपको पता चल जाता है। वो पाकिस्तान को बदनाम करना, मुसलमान मशाहिर को बदनाम करना, इधर बस वो सच है वो झूठ है, दफा करें इस बात को। इसने उनको बेवकूफ बनाया हुआ है कि मैं तुम्हें सच झूठ जैसा भी है मिक्स करके दे रहा हूँ, तो मुझे व्यूअरशिप दे रहे हो। उन्होंने इसको बेवकूफ बनाया हुआ है कि हम तुम्हें व्यूअरशिप दे देते हैं और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारे अपने लोगों को बदनाम करते रहते हैं, तुम्हारे अपने मुल्क को बदनाम करते रहते हैं। तो ये बेसिकली दो बेवकूफों की आपस में कंपटीशन चल रहा है, एंड दिस इज हाउ इट गोस। बहरहाल मैं आपका फ्लोर नहीं तोड़ना चाहता, प्लीज आप कैरी ऑन करें। आप जबरदस्त जबरदस्त, नहीं बड़ी प्यारी आपने बात की। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को सर पे उठाते हैं भाई, हम उनका एहतराम करते हैं एज अ स्कॉलर। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी को सपोर्ट जाता है ना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद सन ऑफ सॉइल था।
मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो हैं, उनकी वालदा जो है वो तो अरब थी, अरब माँ से जने थे वो। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सन ऑफ सॉइल बन, क्यों? क्योंकि अपने एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। एजेंडा वैसे ये बात करते हैं हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, सन ऑफ सॉइल, हम तो जनाब फलाने हैं, फलाने हैं, ये हैं ना, उनको नहीं करेंगे। खैर आगे चलते हैं, बड़ी मजे की एक बात है, उसको भी डील करेंगे और फिर क्रक्स निकालेंगे इंशाल्लाह। चाहे पंजाब के लिए कोई लड़ा या सिंध के लिए कोई लड़ा, कोई बंगाल के लिए लड़ा, सबको हमने साइडलाइन करके उनको सर पे बिठाया जो बाहर से इजारादारी कायम करने आए थे यहाँ पे। इस सब को अपरूट करने के लिए सच बोलना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद मुझे मालूम है बहुत से लोगों को गुस्सा आएगा, मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन आप अपनी नर्वस वीकनेस को गाली दे रहे हैं बिकॉज यू कांट स्टैंड द ट्रूथ। हाँ, ट्रूथ हमने देख ली है, हम झूठ को स्टैंड नहीं कर सकते, और किसी भी सेंसिबल और एजुकेट आदमी को नहीं करना चाहिए, ऑनेस्ट आदमी को। और वो झूठ कितने बोले हैं आपने सैयद मुजम्मिल भाई, हैं? मैं इज्जत और एहतराम से बोल रहा हूं आपको भी, तो आपने जितने झूठ और ब्लंडर बोले हैं, डेलिबरेटली बोले हैं, साफ पता चल रहा है। या तो आप कहें कि आपने खुद किताबें नहीं पढ़ी फर्स्ट हैंड, तो फिर आपने जानबूझ के किया है, अगर आपने पढ़ी हैं तो, ठीक है ना। आगे तो नीचे ने कहा था कि अ स्नेक व्हिच डज नॉट कास्ट हिज स्किन हैज टू डाई, एंड सेम इसको मैंने इसलिए रखा है कि निच से कोट कर रहा है, ये सन ऑफ सॉइल है। निच से जो है, जिसकी फोटो भी पीछे आपने लगाई होती है, ये सन ऑफ सॉइल है। और जो उसने मिसाल दी है, फिर मैं भी मिसाल देता हूं, वो सांप भी नहीं टिक पाता जो अपने आप को खुद काटता है, वो अपने जहर को खुद अपने अंदर भर लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा सन स्नेक जो होता है ना, वो भी नहीं जिंदा रह सकता। और यही हुआ था, ये इस्लाम ने आके शऊर बेदार किया कि नजरियाती बुनियादें होती हैं, ना कि सरहदी। और सरहद भी अगर होगी तो वो नजरिए की बुनियाद पर होगी, अदरवाइज नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। द माइंड्स हु डू नॉट चेंज। एक ऐसा सांप जो अपनी खाल नहीं बदलता वो मर जाता है, और वो दिमाग भी मर जाते हैं जो तब्दील होने से इनकार कर देते हैं। अपने आप को बदतरीन सच बताइए, उससे ही आप एम्पावर होंगे, अदरवाइज। बदतरीन सच यही है कि सब लोग लंबे पड़ गए थे उस नजरिए के सामने जिसको इस्लाम कहते हैं। चाहे दावत का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान, सब लंबे पड़ गए थे, क्योंकि उस नजरिए के अंदर ताकत थी। और सच के सामने झुकने में कोई ऐब नहीं है। इसलिए मैं अक्सर ये बात करता हूं कि वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने किसी से डर के इस्लाम कबूल किया, वो बेवकूफ थे। काश इस्लाम को पढ़ा होता तो मोहब्बत से और सर उठाकर कबूल करते, ना कि डर के, अगर किसी ने डर के किया भी था उस टाइम पर। हाँ, झूठ बोल के एस्केप करते रहेंगे, तारीख आपका पीछा करती रहेगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, आपका भी पीछा कर रही है तारीख, ये पीछा कर रही है। खैर यहाँ ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ इन्होंने एक वीडियो के अंदर एक ब्लंडर ये मारा था जिसको मैं एक्सपोज करना चाह रहा था, वो यहाँ इस हिस्से के अंदर नहीं आ सका, तो वो मैं उसको अभी एक्सपोज कर किए देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कैसर भाई का इस पर तबसरा लूँ। वो ब्लंडर ये था कि इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता कि वो यंग एज का था। कोई कहता 28 का था, कोई कहता 30 का था, कोई कहता 27 का था। तो यंग एज नहीं थी, यानी 17 का नहीं था। ले जी, ये आपके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन कहते हैं कि कीपिंग इट इन द फैमिली, फैमिली में रखने के लिए ये इल्जाम है, फैमिली में रखने के लिए। क्योंकि फैमिली में रखने की बात होती तो पहले 2 बंदों का ना भेजता, एक मारे गए थे और एक घोड़े से गिर गए थे, जिसका मैंने जिक्र किया। तो पेज 142 के ऊपर लिखते हैं कि इन दिस केस ओनली अ यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, 27-28 साल का लड़का यंग और इनएक्सपीरियंस की कैटेगरी में आता है जंग के एतबार से, और खासतौर पर आज से सैकड़ों साल पहले 712 में, 712 के अंदर तो 20-22 साल के लड़के को एक्सपीरियंस माना जाता था। इसका मतलब है कि प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन भी ये मान रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को इसीलिए सिलेक्ट किया गया था कि वो छोटी एज का था। दोबारा उन्होंने लिखा, हाउएवर considering his youth and lack of experience, a judge selecting a team of capable generals and soldiers to assist मोहम्मद बिन कासिम। इससे भी ये चीज पता चलती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो छोटी एज का था। अदरवाइज आप उसको, एक नैरेटिव है कैसर भाई, असल में ब्लंडर ये होता है कि
इनका नैरेटिव जो है ना, जो कि झूठ पर खड़ा है, उसकी हालत है गरीब की चद्दर वाली। अगर पाँव ढांपेंगे तो सर नंगा हो जाएगा, सर ढांपेंगे तो पाँव नंगा हो जाएगा। ये गरीब की चद्दर है। अब एक तरफ उसको छोटा साबित करना है और एक तरफ ये भी साबित करना है, छोटा इसलिए साबित करना है कि ये साबित कर सकें कि हज्जाज का वो पपेट था, उसको खुद कुछ नहीं आता था। और बड़ा इसलिए साबित करना है कि ये ना पता चल सके कि यार 17 साल का नौजवान इतना एक्सपर्ट था जंग के लिए। अब ये भी चुभता है, यानी दोनों तरफ से चुभ रही है कि अगर छोटा कहें तो ये मानना पड़ेगा कि छोटी सी उम्र में सिंध को फतह कर लिया। ये भी बड़ी जिल्लत की बात है कि 17 साल का नौजवान सारों को आगे लगा गया। और अगर ये मान लें कि जनाब जो है ना वो बड़ा समझदार था, एक्सपर्ट था, तो फिर ये कैसे कहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम से वो क्रेडिट ले लेंगे और हज्जाज को कैसे देंगे? तो ये नैरेटिव है इनका, अफसोस के साथ, जिसको काबू करने के लिए इनको ये कलाबाजियां मारनी पड़ती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनअटेंडेड अभी रही हैं, मगर ये याद रखें, वीडियो में जो चीजें थी उन सबको मैंने कवर किया है और उन पॉइंट्स पर जिन पर क्रिटिसिज्म बनता था हिस्टोरिकली और जो ब्लंडर्स से उनको मैंने कवर किया है। तकरीबन 4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुई है, मगर ये वर्थ वॉच है। इसको लोग सुने, इसमें हिस्ट्री के कई एंगल्स कवर हुए हैं। इसमें ये चीज पता चली है कि कतई नजर इससे, मगर ये एक खुली हकीकत है कि सिंध के अंदर किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही थी। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम लोग जब आए हैं, उससे पहले भी मुसलमान यहाँ पर मौजूद थे, कॉलोनीज मौजूद थी, लेन देन मौजूद था। इसको कुरानिक वर्ड से, अहदीस से हमने साबित किया, इसी तरीके से हिस्ट्री से। फिर ये साबित हुआ आपके सामने कि जनाब जो हज्जाज है उसके काफिले को कैसे लूटा गया, जो आ रही थी और उनमें औरतें थी। इसका सबूत भी हमें ऐसे जरा एक से ज्यादा जराए से मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है, और पीछे के फैक्टर्स पता चलते हैं कि कोई कौम भी किसी दूसरी कौम के ऊपर जब हमला करने लगती है तो उसके ऊपर मल्टीपल रीजंस होती हैं। ऑब्वियसली कुछ सिंगल आउट आप नहीं कर सकते, कॉमन सेंस की बात है, बट ये जरूर हो सकता है ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं कि यार ये स्टेप हैं, इसमें बहुत ज्यादा चेंज आई, बड़ी चेंज आई इस वजह से। तो ये चीज है जिसको समझना चाहिए। कैसर अहमद राजा साहब, मैं चाहता हूं आप जितना सुन पाए या जितना समझ पाए, या अगर आपने ये वीडियो आपकी नजर से गुजरी है, मैं चाहता हूं आपका तबसरा इसके ऊपर बड़ा जरूरी है और ये हमारे नौजवानों तक, क्योंकि ये हमारी म्यूचुअल हिस्ट्री है यहाँ की, तो ये इसलिए जो है ना सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए। कैसर अहमद राजा साहब, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये वीडियो तो नहीं देखा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली तो इसमें मैं तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जितने देसी सेकुलर्स हैं मैं इनका पैटर्न जानता हूँ कि ये ऑपरेट कहाँ से करते हैं और ये खुद को अपडेट क्यों नहीं करते। ये जहालत से भरे हुए वो लोग हैं कि यही साहब जिनकी आप बात करें, मैं आपको दो एक एग्जांपल देता हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो जाए जिनको अभी अभी तारुफ हुआ है कि ये साहब इस्लामी तारीख पढ़ाते हुए ये फरमा रहे थे कि मुतज़िला ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और वो हुकूमत जो है फिर सुकूत बगदाद पे वो ख़त्म हुई। मतलब जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि ये तकरीबन कोई 3-4 सदियां इसके दरमियान आती हैं। वो 27-28 साल उनकी हुकूमत 28-30 साल रही, कुछ हिस्टोरियंस जो 40 तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद सदियां गुजरी जब बगदाद का फॉल होता है। नो एब्सोल्युटली नो सेंस कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं अकल की बात करूँ, कोई समझ की बात करूँ। इनके एक और बड़े बुजुर्ग हैं परवेज हुद भाई साहब, उन्होंने, और ये बड़े सुनने वाली बात है, उन्होंने फरमाया कि इमाम गजाली जिस निज़ामिया इंस्टीट्यूट को हेड करते थे, ये दरसे निज़ामी वहीं से निकला था। लाइक सदियां सदियां इनके लिए मैटर नहीं करती, वो किस जमाने की बात है, दरसे निज़ामी किस जमाने की बात है। तो ये मजमूई तौर पे तबका सारा ऐसा ही है। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे भी ऐसे ही एक डेक्लन वॉल्श का एक आर्टिकल पढ़ के उसको अपनी रिसर्च साबित कर दिया कि वो देखो यार, वॉल्श जो है मैं जो एक रिसर्चर हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कि आफिया सिद्दीकी जो है उन्होंने दहशतगर्दों से पता नहीं एक फैमिली से शादी कर ली थी और ये कर लिया था और वो सारा झूठ। वो आर्टिकल डिबंक हुआ वो, और इस आदमी में कोई एक एक डिसेंसी होती है या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैं पब्लिक में बात करता हूँ। भाई डजंट केयर, उसको ये है कि मुझे जिस ऑडियंस से वाह चाहिए उनसे मुझे मिल जाएगी, बात खत्म। ऐसे ही वो भी इस्माइल हनिया के हवाले से, तो आप लोगों को पता है कि उसके पास $4 अरब थे और एक इंतहाई घटिया टैबलॉइड उसका हवाला दे दिया। यानी जब आदमी के अंदर और शर्म ना माफी भी नहीं हो, मांगते। डिसेंसी मारने नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये इनमें ना कोई डिसेंसी नाम की चीज है,
ना इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है। इनको मैं इसलिए फिक्री तवाइफें कहता हूँ इन सबको कि ये बस नोट बखा मूड बने। ये वो वाला तबका है कि बस एज लॉन्ग एज आपने उस एक मखसूस तबके को खुश कर दिया है जहाँ से आपकी ऑडियंस आती है, तो बस बात खत्म। मुझे और कोई परवाह नहीं है कि लोग मुझे बुरा भला कहें, मेरी गलती निकालें, मेरा कुछ करें, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ही सिंपली ही हैज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो बहरहाल ये एक तो चूंकि इतना बड़ा झूठ बोला हुआ था इस शख्स ने, तो उसको आपने डिबंक किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि पब्लिक रिकॉर्ड का ये चीजें ये हिस्सा रहे। अदर देन दैट इंशाल्लाह। मैं नहीं समझता कि ये कोई इस काबिल हैं कि इनको ज्यादा मुंह लगाया जाए। लेकिन मजबूरी आपकी भी समझ में आने वाली है, हमारी भी समझ में आने वाली है कि ना अगर ये पब्लिक रिकॉर्ड पे बातें लाई जाएं तो फिर ऑडियंस गुमराह होती है, और दूसरी तरफ ये है कि इंसान को सोच के भी हैरत होती है कि यार अब इन पे टाइम जाया करना है हमने। दिस इज द बिल्कुल है। बेस्ट दे कुड हैव कम अप विद। हम्म, कैसर भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो सही बताऊं, मैंने तो इनको कोई खास कुछ सुना ही नहीं है, हकीकत है। शायद काफी अरसा पहले एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी थी जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात चल रही थी, वो मेरी नजर से गुजरी थी। उसके बाद वो भी मैंने हल्की सी सुनी और मेरे ख्याल से आपसे मैंने उसको शेयर भी किया था, तबसरा भी किया था। अदरवाइज उसके अलावा मैंने इस बंदे को सुना नहीं था। अब ये चीज मेरे फीड के अंदर जब आई है तो मैंने कमेंट्स देखे कि हिंदुओं को जनाब उसने जो पेश किया परोस के, और वो पहले ही इस्लामोफोबिया के बेचारे मारे हुए, ठीक है, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, अपने धर्म का पता नहीं, अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, अपनी बेसिस का नहीं पता। जो नैरेटिव स्टेट लेवल पर उनको दिया जाता है इस बेस के ऊपर के मुसलमानों से नफरत करनी है, और जनाब ये जितने मोन्यूमेंट्स हैं, जितने जनाब ये हैं फलाने, ये तो मंदिर था, ये तो जनाब इधर जबरदस्ती बन गई, तो मुसलमानों को ब्लैकमेल करने के लिए ये तमाशा करते हैं, इमोशनल डैमेज करते हैं। अब ये बंदा इंडिया के मुसलमानों के लिए ये जो इसने बातें की हैं, ये इतनी खतरनाक बातें हैं कि आप इंडिया के मुसलमानों को, सिंध के लोगों को आप किस तरह प्रोवोक कर रहे हो झूठ की बुनियाद के ऊपर कि जनाब ये हुआ, फलाना हुआ, टमकाना हुआ, और एक ऐसी चीज पेश कर रहे हो जिसके बारे में खुद कह रहे हो कि ऑथेंटिकेट नहीं है। अच्छा, कमाल बात ये है, जब मोहम्मद बिन कासिम पर तनकीद होनी होती है, किसी मुसलमान को ब्लैकमेल करना होता है, उस वक्त ये ऑथेंटिक हो जाती है। जब इनकी पोल पट्टी खुलनी होती है उस वक्त कहते हैं जी ये ऑथेंटिक नहीं है, इसका कोई सोर्स नहीं है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इंडिया के मुसलमानों की मैं जिंदगियों से खेल रहे हैं ये। आमिर भाई कदा कलामी की माजरत, ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है इसलिए मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास इंडियन मुस्लिम्स के मैसेज पड़े हुए हैं, कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिखे, बीच में इन साहब का भी नाम है, कि इनसे कहें कि खुदा का खौफ करें, हमारी जानों से ना खेलें। आपका कंटेंट हमारे मुंह पे मला जाता है, जो आप बनाते हैं, पकड़ पकड़ के गलियों में हमें वो सुना रहे होते हैं, तज़हीक करते हैं, तशद्दुद करते हैं। इनसे कहें कि हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में न डालें कुछ व्यूज़ के लिए। मैंने इस पे एक पोस्ट भी की थी कि शायद कोई गैरत आ जाए इन लोगों को, शायद कोई शर्म हया आ जाए, लेकिन नहीं, ये टोटल ये पैसे की औलादे हैं। इनको वो वहां से पैसा मिल जाता है, वहां किसी की जान जाए, वहां पे किसी का कुछ भी हो, दे जस्ट डोंट केयर, दे जस्ट डोंट। इसीलिए इनको खूनी लिबरल्स कहा जाता है। और क्या इनमें कोई स्पेशल चीज है कोई? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि जिन हिस्टोरियंस को, यानी हिस्टोरियंस तो नहीं, उनको कहना चाहिए हिस्ट्री के लिए प्रॉपर एक सारा मामला है, मगर ये है कि जो एनालिस्ट हैं, हिस्ट्री के एनालिस्ट हैं, मुबारक अली साहब हैं या दूसरे लोगों को जिनको कोट किया, वो बिल्कुल अलग ही एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं इस मामले के अंदर। वो कहते हैं कि जब भी एक स्टोरी निकाल कर पेश कर दी है कि जनाब ये हीरो नहीं है तो ये हीरो है, एक्सट्रीम रिएक्शन के अंदर आ गए। एक्सट्रीम रिएक्शन कौमें नहीं करती, समझदार कौमें नहीं करती, फैक्ट्स के ऊपर बात करती। तो फैक्ट्स, हिस्टोरिक फैक्ट्स जो हैं, अगर जितने हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं आप उनको रखो। मिसाल के तौर पर मैंने ये पहले चीज रखी कि मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में आने से पहले इस्लाम यहाँ पर मुतारिफ हो चुका हुआ था, और एक डॉक्यूमेंट्री है भारत एक खोज, मैंने पहले भी जिक्र किया, पंडित नेहरू की नरेशन में, भारत एक खोज। उसकी एपिसोड देखें कि जब मुसलमान फर्स्ट टाइम मालाबार से होते हुए, सरनदीप से होते हुए केराला वाली साइड पे उतरे हैं, उन्होंने उस चीज का जिक्र किया है वो ट्रेड करने आए थे, सुकून के साथ अपना गुजर बसर कर रहे थे, और उनके उन चीजों से इंप्रेस होकर लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। इसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम के आने का जो मकसद था, वो जो हिस्ट्री से हमें रिकॉर्ड मिल रहा है, अवेलेबल हिस्ट्री से, उसको हम पेश करेंगे।
अब उन्होंने गलतियां की, कहाँ की, किस जगह पर की, हमने उनको